Today we are going to discuss center of mass in a multi-particle system and the concept of reduced mass. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बॉडी को एज्यूम करते हैं जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। इन सभी पार्टिकल्स के मास का सम उस बॉडी के टोटल मास के इक्विवेलेंट है। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल इज द सेम एज दैट ऑफ द बॉडी एज ए होल। मीन्स इस बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन होगी, उसके दौरान बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल के बीच डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। मीन्स इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल की मोशन उस बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की बात आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्स, तो इस बॉडी में एक ऐसा आइसोलेटेड पॉइंट होता है जो कि उसी तरह मोशन करता है जिस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में बिहेव करता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मीन्स किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जिस पर उस सिस्टम का या उस बॉडी का टोटल मास एज्यूम किया जाता है फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी और सिस्टम। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका टोटल मास कैपिटल M है। इसमें जो ith पार्टिकल है वो ये है, इसका पोजीशन वेक्टर RI है सेंटर इस ओरिजिन से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एज्यूम किया है C पर। इसका पोजीशन वेक्टर RC है। इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू RCI। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RI स्मॉल RI इक्वल्स टू RC प्लस RCI। मीन्स इसको इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। यदि इस इक्वेशन को इस ith पार्टिकल के Mi मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होती है। यदि ऐसा केस हो Mi RCI 0 हो तो इस पॉइंट C को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मीन्स द पॉइंट इन द बॉडी और सिस्टम अबाउट विच द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल इज 0। मीन्स सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जिसके संदर्भ में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और उसका मास, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम सभी पार्टिकल्स के लिए वो 0 हो, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं मैथमेटिकली। अब हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को। 2 पार्टिकल है इस सिस्टम में, M1 और M2 है। इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 है और इनका सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया है यहाँ पर, जिसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल RC है। लेकिन सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से हम इक्वेशन 3 लिख सकते हैं इस तरह। इस सेंटर ऑफ मास के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स Mi RC1 ये वाली डिस्टेंस और M1 इन दोनों का मल्टीपल M1 RC1, और इसके लिए ये सेकेंड पार्टिकल के लिए M2 RC2, इन दोनों का सम है वो 0 होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के लिए। तब हम
ये सबसे टॉप वाली इक्वेशन लिख सकते हैं MIRI प्लस MIRC। इसको फाइनली हम इक्वेशन 4 से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट करता है इस पोजीशन, इस जो सेंटर ऑफ मास है उसके पोजीशन वेक्टर को RC इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर क्योंकि दो पार्टिकल सिस्टम है, दोनों के मासेज M1 और M2 है, तो इन दोनों मासेज का जो सम है वो ही इस सिस्टम के टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो RC इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 इक्वल्स टू बटे M डिवाइडेड बाई M। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। इस सिस्टम में n पार्टिकल्स है जिनके मास M1 M2 M3 Mn है, और इन सभी के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो R1 R2 R3 एंड Rn है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह कई पार्टिकल्स हैं M1 M2 M3 M4 Mn, इनका सेंटर ऑफ मास ये है। इस रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन से इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 R3 R4 हैं, और इसी प्रकार जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर RC है। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से MIRC इक्वल्स टू RCMI प्लस इक्वल्स टू RCM। यहाँ पर इस सिस्टम का टोटल मास है वो इन सभी पार्टिकल्स के मासेज का सम होगा। ये 0 होना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सभी जितने भी पार्टिकल है इस सिस्टम में उनके पोजीशन वेक्टर का उनके मास से मल्टीपल और फिर उन सब का सम वो 0 होना चाहिए सभी पार्टिकल्स के लिए। इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं, सबसे टॉप वाली इक्वेशन MIRI इक्वल्स टू MIRC, और फाइनली हम इक्वेशन 6 प्राप्त करते हैं इस तरह RC इक्वल्स टू 1 अपॉन M समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to N MIRI। या फिर इसको हम सभी पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करें तो इसको इक्वेशन 7 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स। किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन यूनिट वेक्टर्स IJ की आवश्यकता होगी, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं XC YC और ZC। तो जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का उसको इक्वेशन 8 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि M1 पार्टिकल है, M1 मास का पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। इस रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस x डायरेक्शन में x1 है, y में y1 है और z डायरेक्शन में z1 है। सिमिलरली M2 पार्टिकल के लिए और सिमिलरली M3 पार्टिकल के लिए। तो इस तरह सभी पार्टिकल्स के लिए हम ये पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे। देन इसको इक्वेशन 6 या 7 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन इस तरह मिलेगी। इक्वेशन 10, 11 और 12 ये इक्वेशंस, ये सभी इक्वेशंस उस सिस्टम के लिए है जिसमें पार्टिकल्स डिस्क्रीट फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं। यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, पॉइंट मासेज हो, और वो सभी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस केस में उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और इस समेशन सिंबल को हम इंटीग्रेशन वाले सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन सभी में हम इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। इक्वेशन 13, 14, 15 और 16 इन सभी में ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर को दिखाता है, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए
इनके कंपोनेंट्स को दिखाता है, सॉरी। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम देन डी एम इक्वल्स टू रो डी वी। हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन 6 है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन ये वाली मिलेगी। अब क्योंकि जो आर सी पोजिशन वेक्टर है उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो यह इस सेंटर ऑफ मास के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी ये टर्म है वो इंडिविजुअल पार्टिकल को उस m1 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स आयत पार्टिकल की वेलोसिटी को। यदि समेशन को हम अप्लाई करें तो ये पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को दिखाएगा। यहाँ पर ये पार्टिकल, ये आयत पार्टिकल के लिए मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और यदि समेशन को अप्लाई करें तो ये टोटल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स एम वी सी इक्वल्स टू पी। यहाँ पर वी सी इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और पी इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम होता है, उसी तरह से इस सिस्टम का मोमेंटम भी टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। अब यदि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में जो मोमेंटम होगा इस सिस्टम का वो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस केस में वी सी भी कांस्टेंट होगा। मीन्स जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वह भी कांस्टेंट होगी। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास है इस केस में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मीन्स जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा सिस्टम के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ पर जो इक्वेशन 21 है, दिस वन, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं अर्थ कि यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पार्टिकल के जो इंडिविजुअल मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट जरूर होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन 21 है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो मिलेगा। मीन्स ये इस सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टर्म है वो आयत पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, एम आई ए आई इक्वल्स टू एफ आई, या फिर जो एक्सेलरेशन है इस सेंटर ऑफ मास का उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू 1/m समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ पर फोर्स है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। यानी इस सिस्टम में किसी आयत पार्टिकल पर उसी सिस्टम के जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा फोर्स अप्लाई होता है तो वो इंटरनल फोर्स कहलाता है। और यदि एक्सटर्नल सोर्स से
कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। तो इस फोर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल। यहाँ पर एफ इंटरनल को इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ आई जे। यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग यह है कि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, मीन्स सेल्फ इम्पोज्ड फोर्स है वो जीरो होगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग यदि जितना फोर्स ith पार्टिकल jth पार्टिकल पर अप्लाई कर रहा है उतना ही jth पार्टिकल i पर अप्लाई करता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो फाइनली एफ आई जे ज़ीरो हो जाएगा और इसको पुट करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ए सी इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन एम, या फिर एम ए सी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन फॉर n। यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो कंसिडर किया है। नाउ टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस्ड मास। यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई जेड जिसके कंपोनेंट है, कोऑर्डिनेट्स है, और टू पार्टिकल्स हैं जिनके मास m1 और m2 है। इनके पोजीशन वेक्टर्स इस ओरिजिन से r1 और r2 है। F2 के कारण F1 पर फोर्स लगा है उसको F21 कहा है, और F1 के कारण F2 पर फोर्स लगा है उसको F12 का है। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वही एग्जिस्ट करती है। यह उसी प्रकार है जैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन होता है। तो इनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F21 इक्वल्स टू F1 d2r1 अपॉन dt2। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है जो M2 पार्टिकल है वो M1 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली जो M1 पार्टिकल है वो M2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, और सिमिलरली इक्वेशन 2 है उसको भी हम इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन 5 है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि R1 इस फिगर से R1 प्लस R12 इक्वल्स टू R2। तो हम इसको R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, और 3 और 4 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी। लेकिन थर्ड लॉ है न्यूटन का, उसके अकॉर्डिंग वन पार्टिकल पर टू के द्वारा जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही सेकंड पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ पर ये टर्म है 1/μ इक्वल्स टू 1/m1 प्लस m2 1/m1 प्लस 1/m2, ये रिड्यूस्ड मास टर्म कहलाती है। इसको इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी, F12 इक्वल्स टू μ d2r12 अपॉन dt2। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, यदि दोनों पार्टिकल्स हैं उनमें से कोई एक पार्टिकल m1 है उसका मास m2 मास वाले पार्टिकल से बहुत कम है, इसका मान m1 लेस देन m2 है। तो उस केस में जो रिड्यूस्ड मास है वो इक्वल होगा m1 के। मीन्स यदि ऐसा सिस्टम हो जिसमें केवल दो ही पार्टिकल हो और m1 है वो बहुत कम हो m2 से,
तो उस केस में जो सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है वो उस स्मॉल पार्टिकल के मास के इक्वल होता है। और यदि ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो पार्टिकल हो और दोनों का मास इक्वल हो, तो उसके लिए जो रिड्यूस्ड मास होता है वो हाफ होता है इस वन पार्टिकल के मास से। मीन्स कोई सा भी पार्टिकल हो उसका कितना मास होगा, उसका हाफ होगा उस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है नोट करने के लिए। यहाँ पर जो इक्वेशन 17, 18, 19 और 20 है उससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि किसी सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह पॉइंट होता है जिसके चारों ओर सिमेट्री हो। यानी जैसे कोई होमोजेनियस स्फीयर हो या कोई डिस्क हो, सर्किल हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस सर्किल, डिस्क या स्फीयर का सेंटर ही होता है। थैंक यू।